चलिए, आयुष कामी अध्याय का ये सेकेंड वाला जो ये है आपका लेक्चर, इसमें देखेंगे श्लोक नंबर 5 से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में क्या दिखाया हमने था कि अष्ट अंग हैं, 8 अंग बताए गए हुए हैं ना। श्लोक नंबर 5 में देखिए उसके नाम भी बताए हुए हैं। बिना श्लोक रीड किए आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ने का मतलब होता है बहुत ऊंचे जाने वाली बात है, ठीक है। जब तक आप श्लोक रीड नहीं करेंगे आप उसकी बातों को नहीं समझेंगे ना। हिंदी पढ़ना होता और हिंदी में ही अगर होता तो आप बहुत सारी बुक्स ऐसी आती हैं जो स्टोरी जैसा पढ़ लो, लेकिन स्टोरी हूबहू याद नहीं रहेगी। और आयुर्वेद हमेशा आपको हूबहू जैसे है उसी रूप में ही याद रखना है, क्योंकि जब आप चरक संहिता का आयुर्वेद अवतार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इंद्र ने भरद्वाज आचार्य को जैसे था, मतलब उसी रूप में ही आयुर्वेद का उनको ज्ञान दिया था। ना ही उसमें लेश मात्र भी इधर उधर नहीं था। लेश मात्र मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं था। जैसा उन्होंने सीखा था एग्जैक्ट फॉर्म में उसको भरद्वाज को दिया था। इसीलिए आयुर्वेद को भी आपको एग्जैक्ट फॉर्म में वैसे ही पढ़ लेना। विश्लेषण अपने दिमाग में करते रहो, लेकिन जो पढ़ना है, जो याद करना है, एग्जैक्ट फॉर्म। इसलिए वो जो एक्यूरेसी आएगी वो श्लोक से ही आएगी। क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे पढ़ लोगे ना, काय चिकित्सा होती है, बाल चिकित्सा होती है, ऐसे अगर पढ़ोगे ना बच्चों की तरह, तो बच्चों की तरह भूल भी जाओगे। बच्चों वाली अभी उम्र नहीं है, उनको रटा दो ABCD, वो बचपन में रटी होगी, बुढ़ापे तक, मरते दम तक याद रहेगा। क्योंकि वो बाल्यावस्था ग्रैस्पिंग की बहुत अच्छी अवस्था होती है। अब क्या है, विश्लेषण वाली अवस्था है। तो श्लोक पढ़ो, उस पर विश्लेषण करो, ठीक है। तो श्लोक पढ़ने की प्रैक्टिस भी रखना। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरावृषान अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। ये 8 अंग हैं। कौन कौन से? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान। ये पहली लाइन में 8 अंग बता दिए हैं। फिर उसके बारे में बताया हुआ अष्टावंगानि तस्याहु। ये 8 अंग जो हैं वो चिकित्सा ये सुसंस्कृता, चिकित्सा के 8 अंग हैं। इसमें संपूर्ण चिकित्सा का समाविष्ट हो जाता है, मतलब इसमें समावेश हो जाते हैं सारी चिकित्सा। कौन कौन से हैं? अब देखो, जैसे हम लोग BMS पढ़ते हैं, जब चारों साल में अलग अलग सब्जेक्ट है ना, वही डिवीजन इनके काल में इन्होंने 8 अलग अलग चीज़ों में कर दिया हुआ था। इनके पास में समय था, कर दिया। पहला काय। काय मतलब, काय का अर्थ होता है नहीं, काय का अर्थ होता है शरीर आपका, मेडिसिन नहीं। शरीर के पूरे पूरे अंग जितने भी हैं उसको काय कहा गया हुआ है। उसमें होने वाले जितने रोग हैं, मतलब शारीरिक रोग, जो जिसको कहते हैं ना, मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं, मास्टर ऑफ मेडिसिन किए हुए हैं, तो वो वाली जो चिकित्सा है वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट आते हैं बाल चिकित्सा। बालों वाली नहीं है ये बाल चिकित्सा मतलब पीडियाट्रिक्स। बच्चों से रिलेटेड जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी चिकित्सा हैं, उनका पालन पोषण है, उनको कैसे सही रखना, ये सारी जो चिकित्सा है ये बाल तंत्र में आती है। नेक्स्ट आती है ग्रह। अब बात आती है कि ये सब सुपरस्टिशियस चीज़ें क्यों बता रहे हैं। ग्रह मतलब भूत विद्या, ठीक है। जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, जो साइंस कहता है कि ये सब फेक हैं, वो सारी चीज़ें भी इस समय चिकित्सा के अंतर्गत आती थी और होता रहा होगा, इसीलिए तो यहाँ पे मेंशन है। और एक अंग है पूरा चिकित्सा का। इट मीन्स कि देयर विल बी एनी पॉसिबिलिटी ना। इसी वजह से इन्होंने ग्रह चिकित्सा लिखी हुई है, भूत विद्या जिसको कहते हैं। अब आती है ऊर्ध्वांग चिकित्सा। व्हाट इज ऊर्ध्वांग? तो ये जो क्लैविकल बोन है हमारी, ये कॉलर बोन जो होती है, जिसको क्लैविकल बोन, जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं, इसके ऊपर जो अंग है उसे उत्तम अंग कहते हैं, इसको ऊर्ध्वांग कहते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी अंग आते हैं उसमें होने वाली व्याधियां, उसमें होने वाले डिजीजेस और उसकी चिकित्सा जिस अंग में बताई हुई है आचार्य ने, वो है ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ठीक है। शल्य, शल्य मतलब सर्जरी, काट फाड़ वाला, ठीक है। धन्वंतरी भाग जिसको कहते हैं, जिसको धन्वंतरी अधिकार कहते हैं, वो वाली जो चिकित्सा है जिसमें मेडिसिन काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ शल्य का ही कार्य है, तो बस वो सर्जरी वाला पार्ट जो है शल्य चिकित्सा कहा जाता है। दंष्ट्रा विष चिकित्सा। अब तुम इमेजिन करो 10,000 साल पहले या फिर 12,000 साल पहले तो इतना ज़्यादा ये
कंक्रीट के जंगल नहीं रहे होंगे, वो पेड़ों वाले जंगल रहे होंगे, उसमें विषधारी भी रहते होंगे, सारे जानवर रहे होंगे, तो उस समय विष वाले लोग, जानवरों से लोग अफेक्ट भी होते होंगे। तो दंष्ट्रा चिकित्सा, जो विष वाली चिकित्सा, वो अलग से पार्ट थी उस समय। सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, जानवर काट लिया, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट थी, वो वाली ट्रीटमेंट के ये पार्ट कहे जाते हैं दंष्ट्रा चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जरा चिकित्सा। व्याधियां हो गई, व्याधियों की चिकित्सा हो गई। अब जब लोगों को ये पता चलने लगा कि व्याधियां होनी है, मतलब हो सकती हैं, तो उसकी बचाव के लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो जरा चिकित्सा, रसायन तंत्र, मतलब कि डीजेनरेशन से आपको बचाने के लिए, आपको बुढ़ापा जल्दी ना आए, या बुढ़ापा आ गया है हुआ है तो बहुत ज़्यादा सिम्टम ना दिखाई दे, वो वाली जो चिकित्सा है वो जरा चिकित्सा कहते हैं। जरा मतलब वृद्धावस्था, ठीक है, तो वो ना आए, जरा मतलब वृद्ध। वृष चिकित्सा, एफ्रोडिसिएक जो एक ट्रीटमेंट होती है, मतलब उत्तम प्रोजनी के लिए, उत्तम गर्भ प्राप्ति के लिए, या उत्तम शुक्र धातु के लिए जो चिकित्सा बताई गई हुई है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। और ये मुगलों के भारत में प्रवेश के बाद में आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ वाजीकरण के नाम से ही जाना जाता था। ये तो अब आयुर्वेद का इतना ज़्यादा प्रचलन हुआ कि बाकी व्याधियों में भी ये लोग आगे आ रहे हैं और लोगों को दिख रहा है कि हाँ, इन व्याधियों के लिए भी आयुर्वेद में जाना चाहिए। और थोड़े समय पहले देख लो तो आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ वाजीकरण के नाम से जाना जाता था। अभी भी ये हाल है कि 50% हमको लगता है कि वाजीकरण ही ले जाता है सारी मेडिसिन आयुर्वेदिक की, 50% में बाकी लोग जानते हैं अच्छा इसमें भी ये भी हो सकता है व्याधियों की चिकित्सा, है ना। ये जो है, जो 8 अंग हैं, इसको याद कर लेना, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ भी ना आए तो ये भी श्लोक बेस्ट है इसका, इम्पॉर्टेंट है श्लोक, इसका इम्पॉर्टेंट लगाती जाओ इसमें। श्लोक नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं छोटे छोटे उस पे टॉपिक्स पे। सबसे पहला इन्होंने जो सबसे पहली टॉपिक आयुर्वेद के बारे में बताया हुआ है 6 नंबर के श्लोक में, देखो शारीरिक दोष बताए हैं। दोष कितने हैं? 3। शारीरिक दोष जो है वो 3 है। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषाः समासतः। पढ़ा? मिला? अरे तुम खोजो मत, देखो उसमें कहाँ लिखा है, आगे देखो 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 देखो, मिल गया ना। हाँ, तो ये 3 दोष बताए गए हुए हैं आयुर्वेद शास्त्र में। संक्षेप में 3 दोष कहे गए हुए हैं, जिनका नाम है वात, पित्त, कफ। पूरा आयुर्वेद की निदान मतलब डायग्नोसिस, सिम्टम, ट्रीटमेंट, अपुनर्भव चिकित्सा, सब इसी पे ही है। अपुनर्भव चिकित्सा मतलब रिपीटेशन ना हो व्याधि की, उसे कहते हैं। ठीक है, सब इसी पे ही विद्यमान है। ठीक है, दोष हो गए। अब नेक्स्ट वाला नंबर देखो, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, विकृता विकृता देहम घ्रंथि ते वर्तयंती च। यही जो दोष हैं ये विकृत हो जाते हैं, अगर मतलब अगर ये विशिएटेड हो जाते हैं तो शरीर को विनष्ट कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, मतलब व्याधियां लेकर आएंगे। और अविकृत रहे अगर, मतलब अगर ये साम्यावस्था में रहे, नेचुरल पोजीशन में रहते हैं, तब ये शरीर का वर्तन करते हैं, मतलब यापन करते हैं, और उसका ये नरिशमेंट करते रहते हैं। समझ में आया? ये जो तीनों दोष हैं ये इक्विलिब्रियम में हमेशा रहना चाहिए, तभी स्वस्थ रहेगा, तभी शरीर का यापन करेंगे ये तीनों दोष। यापन का अर्थ होता है नरिशमेंट, मतलब नरिशमेंट देते रहेंगे इस पूरी बॉडी को, और ये ग्रोथ करेगी अच्छे तरीके से। अगर ये बढ़े घटे, बढ़े तो भी दिक्कत, घटे तो भी दिक्कत, तो इसलिए साम्य अवस्था में रखना है। अगर बढ़े या घटे कंडीशन में हो गए शरीर में ये, तब ये शरीर को विकृत करते हैं, मतलब रोग लेकर आएंगे और उससे ये विनष्ट कर देंगे, इसमें को ये और जल्दी मार देते हैं शरीर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दोषों का स्थान बताया गया। ते व्यापिनो अपि हृन्नाभि ऊर्ध्व अधः, सॉरी देखो, अधः ऊर्ध्व संश्रयाः, मिला? मिल गया नहीं? ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्योः अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः।
गिव मी योर बुक, इधर आओ। देखो, विकृता ते व्यापनोपि भिन्नाभि अधोर्ध्व मध्य संशयाः। चलो अब इसका स्थान बता रहे हैं। जैसे ये दोष हो गए, बता दिया कि अगर बढ़े या घटेंगे तो ये विकृत होंगे, मतलब ये व्याधि करेंगे, और अगर ये साम्यावस्था में रहे तो क्या करेंगे, शरीर का यापन या नरिशमेंट करेंगे। अब ये रहते कहाँ हैं, तो नाभि प्रदेश पे ऐसे लाइन खींच लो और हृदय प्रदेश पे ऐसे लाइन खींच लो। 3 भाग में बॉडी बट गई। हृदय पे ऐसे लाइन खींची, नाभि पे ऐसे लाइन खींच ली, तो 3 भागों में बॉडी आपकी बढ़ जाती है। तो नाभि के नीचे का जितना भी पार्ट है वो सब वायु है, हृदय के ऊपर जितना भी पार्ट है वो कफ है, और इन दोनों के बीच में बैठता है पित्त। ठीक है, ये स्थान है। ठीक है, और उसी के प्रकार से इन्होंने और भी चीजें बताई हुई हैं। देखो, वायु, पित्त और कफ कहाँ कहाँ विद्यमान है, कहाँ कहाँ देखो। वायु अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य दिगाक्रमात्। वायु अहोरात्रि भुक्त अंत मध्य आदि गाहा क्रमात्। वय, अहोरात्रि और भुक्त, इन तीनों के, वयो मतलब कि वय मतलब आपका ये अवस्था, आपका एज जो है वो, अहोरात्रि दिन और रात दोनों को अलग अलग कर लो, 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर अलग अलग कर लो। अहोरात्रि मतलब केवल एक रात की बात है। ठीक है, भोजन, इन तीनों के अंत में और मध्य में और आदि में, मतलब पहले और मध्य में और अंत में, इन तीनों में क्रमशः जो है अंत में जो होगा वो वायु होगा, बीच में पित्त है और पहले कफ है। पहले कफ होगा, फिर पित्त होगा और फिर वायु होगा। ये हर जगह विद्यमान है। आप कोई भी इंसिडेंस लेके देख लो तो पहले कफ रहता है। इंसिडेंस की बात बता रहे, कोई भी घटनाक्रम लेके देख लो, पहले कफ रहेगा, फिर उसमें पित्त होगा, फिर वात आ जाएगा। पहले सब शांति से बैठे रहते हैं। अभी तो ये तो आपके चैप्टर की बात है। जब कोई घटनाक्रम बता दो जल्दी समझ में आ जाता है। ये तो समझ ही जाओगे, अभी पढ़ के ही याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे कोई घटनाक्रम है, आराम से 4 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कफ की अवस्था, एकदम स्टैग्नेंट सब लोग बैठे हुए हैं। फिर पित्त आता है मध्य में, मतलब गुस्सा लगी, अग्नि शुरू हुई, झगड़ा होना शुरू हुआ, उसके बाद वात, मारपीट तक आ जाते हैं। और वात में एक चीज़ और होती, अलगाव, फिर अलग अलग जाके बैठ जाएंगे। यही हर घटनाक्रम में, यही हमेशा पूरी लाइफ में आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको देखोगे तो पहले कफ रहता है, फिर पित्त होता है, फिर कफ वायु हो जाता है। आयु में भी आपके ऐसे ही होगा। बाल्यावस्था में कफ है, उसके बाद पित्त है, उसके बाद वायु आ जाएगा तुरंत, मतलब वायु की अवस्था आ जाती है। खाना खाने में भी यही है, पहले कफ आएगा, ठीक है, उसके बाद पित्त, खाने का पचन होगा, फिर पेट खाली हो जाएगा, वायु आ जाता है, संचरण हर जगह फैला देता है। ठीक है, उसी तरह अहोरात्रि में भी रहता है। सुबह एकदम कफ का स्थान समय रहेगा, एकदम अच्छा प्लीजेंट जैसा लगेगा। दोपहर आते आते गर्मी बढ़ी, और उसके बाद रात आते आते वायु बढ़ जाता है, तुरंत नींद आती है कि अब सो जाओ। ठीक है, रात में भी यही होता है, पहले कफ, बहुत स्टैग्नेंट नींद आएगी, और पित्त की अवस्था होती है, उसके बाद बीच में फिर सपने अपने आना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर मॉर्निंग में फिर जब जैसे ही वायु आएगी तुरंत आपकी नींद खुल जाएगी। समझ में आया? और एक बार जरूर नींद खुलेगी जब वायु बढ़ेगी शरीर में। और यही चीज शरीर में ही नहीं, पूरे वातावरण में भी यही फैला हुआ है, पहले कफ, फिर पित्त, फिर वायु, ये रहती है। ठीक है, अच्छा एक चीज हम आपको और बता दें, आ जाइए में, वही मैं आज रिवाइज कर रही थी बाहर बैठ के कि याद हो जितनी जल्दी याद, बहुत अच्छी बात है। याद भी है। चलिए अगला देखिए। ऐसे धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। एकदम डिप्रेशन में मत हो जाना कि जो है हम BMS ले ली, हमको कुछ आता जाता नहीं है, परेशान मत होना इस बात के लिए। ठीक है, चलिए देखो, वात पित्त कफ के बारे में बताया ना कि कहाँ वात है, कहाँ पित्त है, कहाँ कफ है। स्टार्टिंग में जितनी भी चीजें हैं सब स्टार्टिंग में कफ रहेगा, मध्य में पित्त और बाद में वायु आती है। ठीक है, एक बहुत मजेदार और बात बताएं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी जानती होंगी ना। हाँ, देखो
अपने शरीर में भी जिस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश ही विद्यमान है, और वो भी वायु पित्त कफ ही है। अब इसमें वायु में किसको रखोगे? महेश। जी हाँ, तोड़फोड़ वही मचाते हैं पित्त विष्णु। शिव जो है वो। पित्त ट्रांसफॉर्म का जहाँ काम होगा, देखो वायु पित्त कफ का काम भी क्या है, जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में या पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ मूवमेंट है, मूविंग वाला काम वो सब वायु करेगा। और प्रचंडता भी वायु ही लेकर आता है, ठीक है, प्रचंड अगर होगा तो भी वायु ही काम करता है। पित्त का कार्य है पूरे ब्रह्मांड में और शरीर में भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, या एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट होना, या आप ट्रांसफॉर्म अगर कर रहे हैं किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बना भी रहे हैं तो वहाँ भी अग्नि या पित्त का ही काम होगा। आप खाना भी बनाते हैं तो उसमें बिना अग्नि के नहीं हो पाएगा। शरीर में अगर आपके पचन भी हो रहा है तो बिना अग्नि के नहीं होगा, है ना। और इवन आप शरीर की धातुएं जो है रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इसके बीच में कन्वर्ट जो होता है रस से रक्त, रक्त से मांस, वहां भी धातु अग्नि ही लगती है ना। अन्न के संघात करने में भी अग्नि लगेगी, उसको तोड़ने में भी अग्नि ही लगती है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम है वो पित्त का है, और वही अपने आपके विष्णु भी करते हैं। जहाँ जहाँ देखो, हिस्ट्री उठा के देख लो, जहाँ रूप बदलने वाली बात आई है वो वही किए हैं। अब पालन भी वही करते हैं, पालन करता भी कहा जाता है ना उन्हें, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिना अग्नि के कोई हो ही नहीं सकता। अपने आयुर्वेद में जाठरो भगवान अग्नि कहा गया हुआ है, जाठर अग्नि को भगवान कहा गया हुआ है। और ईश्वर मतलब आपके ईश, मतलब आपके विष्णु, ये हुए। और कफ, कफ ब्रह्मा है, ठीक है। क्षमा, जहाँ देखो तहाँ वरदान देते फिरते हैं जहाँ भी हिस्ट्री उठा के देख लो हरदम वरदान, तथास्तु कहने के लिए ब्रह्मा जी एकदम आगे रहते हैं, है ना। और सब लोग उन्हीं की पूजा भी करते थे कि ब्रह्मा जी दे ही देंगे। सृष्टि रचयिता, रचना करने वाला काम, मतलब कुछ अगर बनाने वाला काम है वो कफ का काम है। कुछ भी बनाएगा, अगर क्रिएशन वाला कार्य वो कफ का कार्य है, और वो उत्तम अंग में रहेगा, ऊपर एकदम बुद्धि वाला कार्य जो है वो ब्रह्मा जी ले जाते हैं। बीच में मिड में ये रहते हैं, पित्त रहते हैं, मतलब बीच में ही विष्णु रहेंगे। और नाभि के नीचे वायु है, चलने का काम, तोड़ने का काम, फोड़ने का काम, ये सारा काम आपका शिव ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप इन तीनों में से केवल शिव को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सब केवल अध्यात्म ही है, वो सब आपके आयुर्वेद में भी है, और सब कुछ आयुर्वेद है और आयुर्वेद ही सब कुछ है, ठीक। और यही वात पित्त कफ आपको हर जगह दिखेगा। इसीलिए मैंने वायु पित्त और कफ के बारे में बताने से पहले क्या बताया था कि निदान में, सिम्टम में, चिकित्सा में, सही रहने के लिए भी सब जगह वात पित्त कफ आपको दिखेगा, ठीक है। दोषों का अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देख लो। अगर वायु है तो विषम अग्नि होगी। विषम अग्नि मतलब कभी भूख लगेगी, कभी कम लगेगी, कभी ज़्यादा। अग्नि मतलब आपकी जाठराग्नि। जाठराग्नि कैसे समझेंगे आप? जब भूख लगेगी, जब हंगर की सेंसेशन जो है वो जाठराग्नि बताती है। देखो, तैर भवेत विषम तीक्ष्णो मंद च अग्नि समय समाहा, मतलब वायु के कारण विषम अग्नि, पित्त के कारण तीक्ष्ण अग्नि, और कफ के कारण सम अग्नि। हमेशा थोड़ी और कम ही लगेगी इन लोगों को साम्यावस्था में, ठीक है। और कफ की हमेशा एकदम कम रहती है। और तीनों दोष जब साम्यावस्था में होंगे, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो साम अग्नि मतलब होती है। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कम भूख लग रही है तो उस समय कफ का प्रादुर्भाव रहता है। बहुत तेज़ भूख लगी है, बिल्कुल रहा नहीं जाएगा, तो वहाँ पित्त का प्रादुर्भाव रहेगा। लगी भी है, नहीं भी लगी है, थोड़ी लगी है, कभी ज़्यादा कभी कम, तारारम पम पम वाले में वायु वाले रहते हैं, ठीक है। और जब तीनों जब रहते हैं, वायु पित्त कफ हमेशा साम्यावस्था में जब रहेंगे, उस समय जो अग्नि होती है वो हमेशा समान अवस्था में लगेगी, एकदम समान अमाउंट में, न ज़्यादा न कम, प्रॉपर तरीके से पचाएगी एकदम अच्छे से, ठीक है। दोष का कोष्ठ पर क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज कोष्ठ? कोष्ठ मतलब बॉवेल, मतलब मोशन, जिस तरीके से होंगे उसको कोष्ठ कहते हैं। खाना खा के मल रूप में उसको पुरीश रूप में बाहर निकालना, कोष्ठ किस तरीके से निकल रहा है वो कोष्ठ डिसाइड करेगा, ठीक है। कोष्ठा क्रूरो मृदु मध्यो मध्या स्यात्यई समैरपि,
मतलब जाठराग्नि की तरह से कोष्ठ भी दोषों की अभिवृद्धि के अनुसार, मतलब कोष्ठ की तरीके से ही वायु में क्रूर कोष्ठ होगा। मतलब वात प्रकृति के जो लोग हैं, या वात जब ज़्यादा बढ़े रहेगा बॉडी में, या वात की अवस्था मतलब वृद्धावस्था में हमेशा कॉन्स्टिपेशन, क्रूर कोष्ठ रहता है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन आपको दिखेगा। पित्त वाले के कारण क्या होगा, मृदु कोष्ठ होता है। पित्त की अवस्था में, पित्त की वृद्धि में, पित्त की व्याधि में, और पित्त की अवस्था मतलब मिड वाली एज में भी मृदु कोष्ठ। कुछ भी गर्म खाया तुरंत बाहर। इन लोगों को तो ऐसा भी होता है कि अगर गर्म दूध पी लिया तो भी मोशन होने लगते हैं। कुछ लोग को अदरक अगर खा लिया, गर्म होता है, अदरक की चाय पी तुरंत मोशन होता है ना। तो और कफ दोष के कारण मध्यम होगा, मतलब न ज़्यादा न कम, इस तरीके से। तीनों दोष की साम्य अवस्था में रहने पर कोष्ठ मध्यम ही रहता है इसमें भी, ठीक है, एकदम नॉर्मल। दोषों का शारीरिक प्रकृति पर प्रभाव। शुक्रार्तवस्थैः जन्मादो विषेणेव विषक्रमे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही हुई है यहाँ पे। जो विषधारी होते हैं, जो विष वाले जंतु होते हैं, उनके अंदर ही तो विष रहता है, मरते क्यों नहीं? वही ये बताने की कोशिश किए हुए हैं कि जिस प्रकार विष से विष कृमि मतलब उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार गर्भाधान में गर्भ की धारणा के समय शुक्र और आर्तों में स्थित, शुक्र मतलब पुरुष का शुक्र, आर्तो मतलब स्त्री का शुक्र मिलने से ही गर्भ की उत्पत्ति होगी। उसी समय ही तीनों दोष जो है वात पित्त कफ, यही तीनों दोष उन दोनों में आके, मतलब शुक्र और आर्तो में के मिलने पर जो गर्भ बना है उसमें आके प्रकृति बनाते हैं, और वो दूसरों को नष्ट नहीं करते हैं। वैसे तो नष्ट हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन नष्ट नहीं करेंगे। किस तरीके से, जैसे विष के उसमें रहता है, विषधारी में, उसके बाद भी उसको नष्ट नहीं करता, उसी तरीके से, ठीक है। और ये प्रकृतियाँ, वायु अगर होगा, वात की वृद्धि के कारण अगर वहाँ प्रकृति अगर आ गई गर्भ में वात वाली, तो वो हीन कही जाती है। और पित्त होगा तो मध्यम, और कफ वाली सबसे उत्तम कही जाती है, ठीक है। और तीनों धातुओं की समान अवस्था में ये सम प्रकृति हो जाती है, मतलब साम्य अवस्था वाली प्रकृति कही जाती है। ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। तीनों दोष एक साथ में होंगे तब, और समान अमाउंट में। और दो दोषों के संयोग से जो प्रकृति बनती है वो निंदित कही जाती है, और आजकल सबकी द्वंद्वज प्रकृति ही निकलती है। साम्य अवस्था वाली बहुत कम लोग हैं। कम लोग क्या है, एग्जिस्टेड ही नहीं है। अब कुंभ के मेले में जाके देखो, शायद मिल जाए, है ना। और जो एक दोषस तो इम्पॉसिबल है, एक दोष किसी के भी बढ़े रहेंगे तो व्याधित ही रहेंगे ढेर सारे। इसलिए द्वंद्वज प्रकृति ही देखी, मतलब अक्सर सबकी मिलती है, ठीक है। चलिए, शारीरिक दोषों के गुण देख लीजिए, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है 11वें नंबर का। इसमें तीनों दोष जो हैं, तीनों दोषों के 6 गुण बताए गए हुए हैं। वात पित्त कफ के 6 अलग अलग गुण बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक।